नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मिलेंगे आपको, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको क्या गलती नहीं करना है, ये भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी हाथ में एक कॉपी पेन ले लें और इस प्रैक्टिस सेट को साथ में हल जरूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा। देखिए, पाई आलेख या फिर कहा जाए पाई चार्ट या वृत्तालेख जो कि आपके सिलेबस में है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पाई आलेख किस तरह से होता है भैया मेरे, तो पाई आलेख इस तरह से होता है, एक सर्कल की भांति होता है। ठीक है, और जो पाई आलेख में टोटल कोण बनता है भैया वो बनता है 360 अंश का। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कुल पूर्णांक कितना है, 240 अंक है और कुल कोण कितना बन रहा है, 360 का कोण बनता है। तो मैं ये कह सकता हूं भाई मेरे कि जो कुल पूर्णांक 240 है यह 360 के बराबर होगा ना। ठीक है, तो 240 अंक दर्शाएगा 360 अंश को, तो एक अंक कितना दर्शाएगा, 240 का पक्षांतर कर दीजिए, 360 भागे 240, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 12 दूना 24। तो यहां से हमें पता चल गया एक अंक दर्शाएगा 3/2 अंश को। अब हमें बताना है कि जो 52 अंक है यह कितने अंश को दर्शाएगा, तो भैया एक अंक 3/2 अंश को दर्शाता है, तो 52 अंक कितना दर्शाएगा, तो गुणा कर दो भैया मेरे 52 में 3/2 का। ठीक है, 3/2 का, 2 एकम 2, 2 26 52, कितना बचा 26 गुणे 3, तो 26 गुणे 3 कितना हो गया 78 अंश। मतलब जो 52 अंक है यह 78 अंश के बराबर होगा, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है यहां पर वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर बोला गया है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। बताइए आप लोग कौन सी कंडीशन में आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, 2 कोण और एक भुजा। भैया ऐसी कंडीशन में तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, केवल 3 भुजाएं दी हो तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया है तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन भाई यदि आपको केवल 3 कोण दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिभुज की रचना करने के लिए एक भुजा होना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अब यहां पर हमें बताना है ये किसके बराबर है। ठीक है, बताना है किसके बराबर है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है भाई मेरे, जो आगे वाली संख्या है, देखिए जैसे यहां पर लिखा है 1 सही 1/2, तो 1 11 111 और 1011, इन सभी को अलग से जोड़ लो। जोड़िए कितना मिलता है, 1 11 111 1111, जोड़िए 4 3 2 1, कितना आ गया 1234। तो हम क्या करेंगे 1234 लिख देंगे, प्लस जो बचा हुआ है वो लिख दो, तो यहां बचेगा 1/2 प्लस 1/2 फिर बचेगा, प्लस यहां पर 1/2 और प्लस 1/2। अब देखिए भैया 1234 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अंदर क्या देखिए 1/2 और 1/2, मतलब क्या है 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पर 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1234 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 1234 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 1236। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यहां पर बोला गया है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, आवृत्ति, वर्ग परिमाप, परिसर या फिर मध्य। तो ध्यान रखना अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर है वो परिसर कहलाता है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है भाई मेरे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है, जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई वाली भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, आधा परिमाप। ओके, तो भैया हमने मान लिया कि जो आयताकार बाग है इसकी चौड़ाई b जिसका मान हमें दिया है, हमने मान लिया x है। ठीक है, हमने मान लिया आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, x है। तो लंबाई भैया कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x तो भैया ये थे और 4 अधिक है। ठीक है, ये यहां पर कहा गया था तो हमने लिख लिया लंबाई x हो गई और चौड़ाई अधिक थी, सॉरी लंबाई अधिक थी चौड़ाई से 4 मीटर। ठीक है, तो यहां पर लंबाई हमारी लंबाई हो गई x धन 4 और चौड़ाई हो गई हमारी x। अब कहा गया है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए अर्ध परिमाप कितना होता है, तो भैया मेरे अर्ध परिमाप का सूत्र होता है L प्लस B। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का मान कितना है 36, लंबाई का मान कितना है x धन 4 प्लस चौड़ाई का मान कितना है x। जोड़िए कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2x धन 4। 4 का पक्षांतर करेंगे हम तो क्या होगा, x बराबर 4 का हम पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x बराबर 36 ऋण 4, मतलब 2x का मान हमारे पास 32 आ जाएगा। तो जब 2x बराबर 32 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32/2 मतलब 16। तो हमारे पास जो चौड़ाई हमने x मानी थी इसका मान हमारे पास कितना आ गया है, 16 आ गया। अब भैया हमें लंबाई बताना है, तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भैया मेरे जब चौड़ाई 16 है और लंबाई 4 मीटर अधिक है तो लंबाई कितनी होगी, 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20। लंबाई हमारी 20 मीटर होगी जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, जो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं भाई हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। ठीक है, विभाजनी का उपयोग किया जाता है। बताइए जो विभाजनी है जिसको हम डिवाइडर बोलते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है, कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में या फिर रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो भैया विभाजनी का यूज होता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। मान लो हमें इस लाइन की लंबाई ज्ञात करना है तो विभाजनी भैया हम सभी जानते हैं इस तरह से होगी। तो हम विभाजनी के दोनों कोणों को इस पर रखेंगे, फिर इन दोनों कोणों को स्केल पर रखेंगे तो हमें लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM पर चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में भाई आपको क्या करना है, देखिए जो
यहां पर देखिए 7:29 PM पर वो चलती है और समय कितना लेती है 17 घंटे 42 मिनट का। तो बताना है जब वो अपने स्थान पर पहुंचती है, गंतव्य स्थान पर, तो उस समय क्या हुआ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, 7:29 में जोड़ना है 17:42 को। ठीक है, लिखिए यहां पर 7:29 में 17:42 को जोड़ना है। ध्यान रखना, घंटा में घंटा जुड़ेगा, मिनट में मिनट जुड़ेगा। 17 7 कितना हो गया 24 हो गया। यहां पर 9 और 2 11 का 1 आया 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो 24:71 अब देखें भाई यहां पर क्या है 71 मिनट है। तो हम सभी जानते हैं 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो हम 71 मिनट में से 60 मिनट निकाल लेंगे, मतलब 1 घंटा निकाल लेंगे। तो भैया जब 71 मिनट में से 60 मिनट निकलेंगे तो यहां पर बचेगा 11 मिनट, और जो 1 घंटा हमने निकाला है या 60 मिनट हमने निकाला है वो 24 में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 25:11। अब देखिए 25:11 तुम्हारे पास आ गया है, ये लेकिन 24 से ज्यादा है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, 24 इसमें से माइनस करना होता है। तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 11 मिनट ज्यों का त्यों। तो उस समय जो समय है वह 1:11 हुआ होगा, लेकिन यहां पर 1:11 दो जगह दिया हुआ है, AM में और PM में। तो भैया मेरे यदि आप ये बताएं, जैसे आप शाम को, PM कब होता है, शाम को ही होता है ना। यदि आप शाम को कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं 7:29 पर, और अगले दिन जब पहुंचेंगे आप 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात, तो उस समय क्या होगा भाई। तो भैया उस समय क्या है, जो समय है वो 12 से ज्यादा होगा, मतलब PM ही होगा उस समय। ठीक है, इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन व्यवहारिक भी होते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। बोला गया है कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। अब यहां पर हमें बताना है इनकी आयु का परिसर क्या होगा। भैया हम अभी पढ़ चुके ना, परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा है, उसको घटा दो। तो पहले सबसे बड़ा देख लीजिए, 31 41 28 54 34 27 23 33 35 42। तो यहां पर हम देख रहे भैया जो 54 है वो सबसे बड़ा है। तो हमने उच्च सीमा कितनी हो गई 54 माइनस निम्न सीमा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या देखें इसमें से कौन सी है, 31 41 28 34 27 23। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है 23 है। तो हम 54 में से 23 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 आ गया। तो जो आयु का परिसर है वो कितना होगा 31 होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो भैया मेरे जो प्रदर्शन विधि है यह देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। भैया संख्याओं का ज्ञान नहीं है ये हम नहीं कह सकते, गणित का ज्ञान नहीं है, नहीं, जोड़ का ज्ञान नहीं है, भैया इसमें जोड़ तो हुआ ही नहीं यहां पर। ठीक है, बल्कि क्या है, उस बच्चे को स्थानीय मान की जो अवधारणा है वह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तभी तो वह हजार वाले 5 को सैकड़ा की जगह पर लिख रहा है। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। अब यहां पर बोला गया है सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है।
यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो यहां पर हम देखें भैया, वह 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1/5 भाग पढ़ती है। उसने किताब कितने घंटे पढ़ी, 2 सही 1/3 घंटे पढ़ी। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। 2 सही 1/3 को तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। उसने 7/3 घंटा किताब पढ़ी है और 1 घंटे में पढ़ती है वो 1/5 भाग। तो आप ये बताएं 7/3 घंटे में उसने कितना भाग पढ़ा होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7/3 में गुणा करना पड़ेगा 1/5 का। तो भिन्नों का गुणा कैसा होता है, अंश में अंश का गुणा होता है, हर में हर का गुणा होता है। तो 7/15 एक आ गया हमारे पास, मतलब सीमा ने 7/15 भाग किताब का पढ़ लिया है। लेकिन बताना है किताब का कितना भाग अभी शेष बचा है। तो भैया पूरा भाग कितना है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज का पूरा भाग कितना होता है, 1। भैया 1 में से उसने 7/15 भाग पढ़ लिया, तो हम 1 में से 7/15 भाग को घटा देंगे तो हमें चल जाएगा पता कितना भाग बचा है। 15 है कम 15 ऋण 7, ठीक है, नीचे 15 में से 7 गया, बचेगा 8, नीचे 15, मतलब 8/15 भाग अभी पढ़ने को शेष बचा है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है, हो भैया कमेंट कर देना, कोई बात नहीं है, आपका ही परिवार है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए भाई, जो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया हम सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जहां पर ए क्या है, त्रिभुज की भुजा है, तो इसमें मान रख दो भैया, √3/4 लिखो। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए का मान है 20, तो 20 गुणित 20 लिख दो। अब काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचा, 20 पंचे 100 हो गया, और वो कितना बचा जाए यहां पर, √3 बचा। तो 100 √3 वर्ग सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है भैया, सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, घन क्या होता है, सब तरह से आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। यदि अध्यापक को बच्चों को भिन्नों से परिचित कराना है तो बताइए वह कहां से प्रारंभ कर सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर, या फिर उसके आसपास कि वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो भैया बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, इसलिए शिक्षक उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर प्रारंभ कर सकता है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, या फिर केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, इसलिए यहां पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन भैया पेडागोजी में जरूर आते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। दी गई आकृति में x और y के मान क्या हैं। अब देखें भैया x यहां पर है और y यहां पर है, इनके भैया हमें मान बताना है। तो यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करें, देखिए यहां पर ये कितना है, 80 है,
और यहाँ पर y है। तो भैया आप देखें जो सम्मुख कोण होते हैं भैया वो बराबर होते हैं। मतलब क्या है हमारा मतलब ये है जब इसका मान 80 है तो y का मान भी यहाँ पर कितना है 80 होना चाहिए। ठीक है, अब y का मान कितना आ गया 80 हो गया। अब हमें चाहिए भैया x का मान। भैया हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। जब a का मान कितना है यहाँ पर 50 है, y का मान 80 है, तो 80 50 कितना हो गया 130 तो ये हो गया। अब टोटल चाहिए हमें 180, मतलब इसमें 50 और चाहिए हमें, तो हम कह सकते हैं x का मान यहाँ पर 50 होगा। ठीक है, तो x का मान 50 और y का 80। तो यहाँ पर जो हमारा भैया करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, x का 50 y का 80। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। अब यहां पर कहा गया है संख्याएं दी गई हैं, बताना है इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान रखना भाई आपको पूरी संख्या का गुणा नहीं करना पड़ता है, आपको यहां पर एक छोटे से ट्रिक का यूज करना होता है। देखिए हमें मतलब है इकाई के अंक से, तो यहां पर इसका इकाई का अंक कितना है 8 है, यहां पर इसका इकाई का 6 है, यहां पर 9 है। ठीक है, यहां पर कितना है 2 है। इस तरह से लिख लो, 8 6 कितना हो गया 48 हो गया, यहां पर 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, गुणा का चिन्ह लगा दो। अब इन दोनों के इकाई के अंक कितने हैं, एक का 8 और यहां भी 8 है, तो 8 और 8 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 का भैया इकाई अंक क्या है 4, तो यहां पर इकाई अंक भैया हमारा 4 होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक पता है तो बहुत जल्दी आप कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। किसको है भैया प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय, तो भैया वो है R.A. फिशर को। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, दोनों कोण क्या होंगे। भैया ध्यान रखना जो कोटि पूरक कोण होते हैं उन दोनों का योग होता है 90 अंश, ये आप ध्यान रखना। तो भैया हमने मान लिए दो कोटि पूरक कोण x और y हैं। अब इनका अंतर हमें कितना दिया है 40 अंश दिया है, तो हमें लिख लिया x माइनस वाई बराबर 40। और हम जानते क्या है कोटि पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश, मतलब x प्लस वाई का मान कितना होता है 90 अंश होता है, हम जानते हैं। दोनों को जोड़ दो तो यहां पर x और x कितना हो गया 2x हो गया, यहां पर माइनस का y और प्लस का y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x बराबर कितना है 40 और 90 130। तो 2x बराबर 130, तो x बराबर कितना है 130 भागित 2 मतलब 65। यहां पर x का मान भैया 65 आ गया। ठीक है, अब y का मान क्या होगा, तो भैया दोनों का योग कितना 90 चाहिए, तो x यदि हम 65 में 25 और जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, मतलब पहला कोण 65 होगा, दूसरा कोण होगा 25 का। ठीक है, तो यहां पर 65 और 25 किसमें दिए हैं ऑप्शन सी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। और जो आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर संस्कृत का प्रैक्टिस सेट भी आप लेकर आए, बिल्कुल भाई संस्कृत का प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, आप सभी समझ सकते हैं संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, टाइपिंग में चाहे कुछ भी। ठीक है, संस्कृत में बहुत ही प्रॉब्लम होती है टाइप करने में। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। बताइए शिक्षकों को रचनात्मक कक्षा में इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, ये तो भैया सही है। फिर क्या है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। भैया हर क्लास में बोलता हूं मैं रटने की,
दंड देने की, मारपीट की या अभिभावकों से शिकायत करने की बात जहां पर की जाती है, जहां पर रटने पर विशेष बल दिया जाता है, वो आंसर नेगेटिव है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर सूत्र रटने की बात की गई है। ठीक है, पेडागोजी में भैया यही सबसे अच्छी बात है। यदि आप इस ट्रैक को फॉलो कर लो भैया, आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप प्रश्न हल कर दोगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब यहां पर बहुत सारे साथी ऑप्शन 3 वो बी लगा देंगे कि 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये छोटे छोटे भाई आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए यदि आपको वास्तव में एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, चलिए, कहा गया है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब देखिए यहां पर आपको एक फार्मूला यूज करना होगा। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, इसके लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो देखिए अंतःकोणों का योग कितना है? 2160, तो हमने यहां पर 2160 लिख दिया, बराबर n-2। क्या है? n-2, जहां पर n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब देखिए भाई 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। 18 एकम 18, बचेगा 3 तो 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, यहां पर कितना मतलब बचा 12। 12 बराबर n-2, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 2 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 में 2 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है भैया? 14 होगी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हो? भैया जब भी इस तरह से घन की संख्या पूछी जाए कि घन काटना है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा कितने घन काटे जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए 15 सेंटीमीटर वाला जो घन है ये हमारा बड़ा घन है, इसमें से हमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं। तो आपको क्या करना है? बड़े घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन होता है a क्यूब, मतलब 15 गुणित 15 गुणित 15 है। ये हमारे बड़े घन का आयतन हो गया। छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? 3 गुणित 3 गुणित 3, ये छोटे घन का आयतन हो गया। इसमें भाग दे दो तो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, कितना बचा? 25, 25 पंचे 125। तो घनों की संख्या कितनी होगी भाई? 125 घन काटे जा सकते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। और देखिए आप सभी जानते हैं जो मैथ का प्रैक्टिस होता है भाई ये थोड़ा लंबा जाता है, क्योंकि मैं आपको सारे प्रश्न हल करवा कर बताता हूं। क्योंकि आप चाहें यदि भैया मार्केट से बुक भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई समझाएगा नहीं लेकिन आपको, है ना। तो सबसे अच्छी बात यही है आप समझते हुए पढ़ो मैथ को तो बहुत अच्छा रहेगा। मैथ क्योंकि रटने का विषय नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 में क्या बोला गया भाई? यहां पर 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? जब इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि 4 बुनकर एक दिन में 2 चटाई बुनते हैं, ठीक है, तो 8 बुनकर 4 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे? तो ऐसे जब भैया प्रश्न बनेंगे आपको एग्जाम में तो आपको वहां पर एक फार्मूला यूज करना है, m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 w2। यहां पर देखिए m1 का मान 40 होगा, d1 का मान मतलब दिन के मान 30 होगा, और जो w1 है वो होगा 200 किलोग्राम, ठीक है। और
M2 का मान 30 होगा और D2 का मान मतलब दिनों का मान क्या होगा। तो भैया दिनों की संख्या बताना है कि कितने दिनों में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो हम D2 को मान लेंगे, सॉरी हमें यहां पर D2 का मान निकालना है, ठीक है। और W2 का मान कितना होगा 500 किलोग्राम। तो इसमें आपको मान रखना होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, M1 D1 अपॉन W1। तो M1 का मान कितना है 40, D1 का मान 30 अपॉन W1 का मान 200, ठीक है। ये हो गया हमारा M1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर M2 का मान मतलब कितने व्यक्ति हैं 30। D2 का मान हमें निकालना है कि कितने दिन में खाएंगे। W2 का मान यहां पर दिया है 500, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखें भाई, 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर हमने काट दिए ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर बचा 2 और यहां पर बचा 3। और यहां पर देखिए 1 जीरो से इसको हमने काट दिया। तो यहां पर भैया क्या बचा है 2 3 6 बचा है बराबर यहां पर बचा है 3 भागित 50 इंटू D2। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचा, यहां पर बचा है 2 बराबर 1/50 इंटू D2। अब कुछ नहीं करना भैया, 50 का साइड पक्षांतर कर दो तो 50 दूनी हो जाएगा 100 और इस साइड रहेगा मात्र D2। तो यहां पर D2 का मान हमारे पास 100 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है ये अपने यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। देखिए भाई ये डायग्राम आपको बना नहीं मिलेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। देखिए भाई हम सभी जानते हैं जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है, 2 समान भागों में बांटते हैं। जैसे यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी 16 है, तो यहां पर देखिए आप यहां से यहां तक कितनी होगी 8, यहां से यहां तक की 8 होगी। मतलब क्या है 2 समान भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। जैसे यहां पर इसकी लंबाई कितनी है 12 टोटल, तो मतलब 6a है 6a है, ठीक है। तो यहां पर सीधा ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमने देखिए यहां पर एक समचतुर्भुज बना लिया है जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर हैं और 12 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए ये एक दूसरे को बांट रहे हैं। देखिए यहां पर यहां से यहां तक कितना है 8 है और यहां से यहां कितना है 6। अब हमें क्या है समचतुर्भुज की भुजा जो BC है इसका मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, BC का मान हमें बताना है। तो भैया यहां पर आप देखें यहां पर समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का मान अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है जो BC भुजा है इसका मान कितना होगा 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग और रूट लगेगा, ठीक है। तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 6 का हो गया 36, 36 और 64 हो गया 100। तो भैया 100 किसका वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो राइट आंसर यहां पर हमारा भैया ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर इसके बाद हम आते हैं। यहां पर बोला गया भाई मेरे त्रिभुज ABC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए यहां पर एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु क्या है D, E और F हैं। इनको मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। तो ध्यान रखना भाई जो अंदर वाला त्रिभुज है त्रिभुज DEF ए वाला, इसका जो क्षेत्रफल है भाई बड़े त्रिभुज का 1/4 होगा। तो देखिए 1/4 किसमें दिया है ऑप्शन डी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का 1/4 होगा। मतलब यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है।
यदि सवाल भी आ जाए तो भी आप कर देना भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। 20वीं सदी के सर्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, बिल्कुल भैया, जो अवधारणा है इनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। अवधारणा में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, ठीक है। क्रमबद्धता से मतलब है क्रम बाय क्रम होना चाहिए, है ना, ओके। फिर क्या है? अवधारणा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ये सभी गणित की पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 धन 3 बराबर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहां पर भैया क्या 8 आना चाहिए, आएगा ना 8, लेकिन यहां पर कहा गया है इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। जो यहां पर लिखा हुआ है 5 धन 3 बराबर, इसका मान 8 होगा, जो कि सीमित उत्तर वाला प्रश्न होगा। तो इसको बताना है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न किस तरह से बनेगा। तो देखिए भाई, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? जिनके बहुत सारे उत्तर होते हैं। जैसे यहां पर 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो भैया मुक्त उत्तर के अंतर्गत नहीं आएगा। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? भैया 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब इसका एक ही उत्तर है। 5 और 3 का योग क्या होगा? 8 होगा, मतलब ये भी क्या एक उत्तर है। लेकिन यहां पर ऑप्शन सी में देखें हम, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 हो, मतलब इसके क्या है बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। देखिए यदि हम 5 में 3 जोड़ें तो 8 होगा, 6 में 2 जोड़ें तो 8 होगा, 4 और 4 को जोड़ दें तो भी 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 7 को जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। मतलब क्या है भाई? मतलब हमारा ये है कि इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, एक से अधिक, अर्थात यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी माफ कीजिएगा, शायद ये प्रश्न क्रमांक 12 था जो कि मैंने कर दिया है, ऐसा ही रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रश्न क्रमांक 12 में ऐसा हम प्रश्न कर चुके हैं, यही बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 क्या होगा? देखिए भाई, हमने मान लिया वह संख्या x है। अब प्रश्न में जैसा बोला जाए वैसा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। संख्या का 3/4 तो हमने 3/4 लिख लिया, 3/4 का 2/3 तो 2/3 लिख लिया। ये 24 के बराबर है, लो भैया बराबर 24 लगा दिया। अब यहां पर आप देखें भाई, सॉरी धोखे से डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लेता हूं। x का 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के, ओके, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए भैया ऊपर क्या बचा x, नीचे बचा 2 बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 का पक्षांतर करेंगे तो 24 दूना 48। तो हमारे पास संख्या आ चुकी है 48, लेकिन हमें बताना है संख्या का 1/4 कितना होगा। तो भैया संख्या कितनी है? 48, इसका 1/4 निकाल लो, बहुत आसान है, 1/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब कितना 12 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ओके। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।